नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी सोशल साइंस टीचर आकांक्षा अनुभूति एक बार फिर से जुड़ गई हूं आपके साथ आपका पॉलिटिकल साइंस लेकर के, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 जो है सत्ता की साझेदारी। बहुत ज्यादा रिकॉल आपको नहीं दूंगी, बिल्कुल एकदम स्लाइड सा हम चलेंगे, 2 मिनट में रिकॉल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। सत्ता की साझेदारी यानी कि सरकार में भागीदारी, शासन करने में भागीदारी, शासन के निर्णयों में साझेदारी। और इसके बाद हमने दो देशों को देखा था, बेल्जियम को और श्रीलंका को, और उन दोनों के उदाहरण से हमने देखा था कि किस प्रकार से भाषाई समूहों के बीच में समस्या थी और बेल्जियम की सरकार ने समझदारी से सभी समूहों को साझेदार बनाते हुए सत्ता में, और तब जाकर के एक सॉल्यूशन निकाला था, बेल्जियन मॉडल का सॉल्यूशन निकाला था, और बेल्जियम एक बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही व्यवस्थित देश बन गया था। जिसका एक उदाहरण यह है कि यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थापित किया। दूसरी तरफ हमने देखा था श्रीलंका, जिसमें कि तमिल और सिंहला स्पीकर्स के बीच में कैसे सिचुएशन ऐसी बिगड़ गई बहुसंख्यकवाद के कारण कि अंततः श्रीलंका जैसे देश में, जो कि 1948 में हमारे ठीक एक साल बाद आजाद हुआ था, जो उसमें गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी। तो इसी के साथ हमने फिर जाना था कि सत्ता की साझेदारी आखिर क्यों आवश्यक है, जिसमें हमने प्रूडेंशियल और मोरल यानी युक्तिपरक और नैतिक दो प्रकार के कारण देखे थे। और फिर एक एक करके हम जान रहे थे कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने पहला देखा क्षैतिज, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शासन करने की जिम्मेदारियों में, दायित्वों में साझेदारी की बात जहां पर थी। दूसरा हमने देखा ऊर्ध्वाधर, यानी एक था क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और दूसरा ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। वर्टिकल में हमने क्या देखा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में किस प्रकार से सत्ता का विभाजन होता है, जिम्मेदारियों का विभाजन होता है और शक्तियों का विभाजन होता है। इसके बाद फिर अगले स्लाइड में हमने देखा था विभिन्न समुदायों के बीच में सत्ता का विभाजन, और इसमें हमने बात भी की थी कि सत्ता के जो कमजोर वर्ग होते हैं वो भी किस प्रकार से शासन में सम्मिलित होते हैं। जैसा कि आप उदाहरण के लिए देखिए, जाइए एक बार फिर से बेल्जियम में, बेल्जियम की बात याद कीजिए। जर्मन स्पीकर जो कि मात्र 1% थे पूरे देश में, और उनको भी सामुदायिक सरकार बनाने का अधिकार दिया गया था। जैसा कि फ्रेंच को, जैसा कि डच को, वैसा ही जर्मन को दिया गया। इवन हमारे देश में देखिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो, किसी भी जाति के, किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के लोग हो, सभी को उनके उनके हिस्से के अधिकार दिए गए हैं। सभी को समान रूप से सार्वजनिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। हर कोई वोट दे सकता है, और सबसे बड़ी बात कि हर किसी के वोट का वैल्यू, हर किसी के मत का मूल्य एक बराबर होता है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि विभिन्न समुदायों के बीच में भी सत्ता का विभाजन लोकतंत्र में होता है, और यही तो कारण है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी इसकी आत्मा की तरह है। कहा भी जाता है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहां से हम आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। अभी तक मैंने आपको रिकॉल दिया, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं फिर से याद करा दूं, आपको कॉपी कलम लेके बैठना है, और अगर आवश्यकता हो तो आपको जहां जहां जरूरत लगे वहां पे पॉइंट्स को नोट करते चलिए। कुछ नहीं तो आप किताब खोल के बैठिए, साथ साथ पढ़िए, कहीं डाउट लगे कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा जो चौथा टाइप है पावर शेयरिंग का, यानी क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और विभिन्न समुदायों के बीच में पावर शेयरिंग के अलावा एक और है कि राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता की साझेदारी। अब क्या है भैया, ये इतने सारे एक साथ आ गए। तो देखो बच्चों, राजनीतिक दल क्या है। राजनीतिक दल इनफैक्ट जो हमारे देश में हम जिनके बीच में हम अपनी सरकार चुनते हैं, जिनके बीच में हम चुनाव करते हैं, जो कुछ लोगों की पार्टी बनी हुई है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो देश को चलाने के लिए किसी नीति का समर्थन करते हैं, देश को चलाने के लिए, देश को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक जैसा सोचते हैं, उन लोगों ने राजनीतिक पार्टियां बनाई हैं। राजनीतिक पार्टी का पूरा चैप्टर है, हम आगे पढ़ेंगे इसके विषय में। तो ये राजनीतिक पार्टियां वही हैं जिनमें से हम जब चुनाव में जाते हैं, आपके मम्मी पापा भी जाते होंगे, आप तो भी छोटे हो, हम लोग जाते हैं, तो उनमें हम
वोट देते हैं उन राजनीतिक पार्टियों में से। आपने भी सुना होगा बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, डिफरेंट डिफरेंट पार्टियों के नाम आपने सुने होंगे। तो ये सब राजनीतिक दल हैं और इन सभी के साथ आप देखो कि कैसे पावर शेयर होता है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हमेशा के लिए सत्ता में नहीं होता। मैं आपको एकदम वर्तमान में ले चलती हूँ। हमारे यहाँ अभी अभी बंगाल में चुनाव हुए हैं। अभी चुनाव के जस्ट पहले अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस वहां पर सत्ता में था, श्रीमती ममता बनर्जी जी वहां की मुख्यमंत्री थी। लेकिन ये जो चुनाव हुए इसमें हमने क्या देखा, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। यानी कि एक राजनीतिक दल पहले सत्ता में था, अब चुनाव हुए तो वो दल हट करके दूसरा दल सत्ता में आया। यानी बारी बारी से जनता की मर्जी के अनुसार लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को शासन करने का अवसर मिल रहा है। ये किस बात का उदाहरण है? ये उदाहरण है कि राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे के साथ पावर को शेयर करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि यह लोगों पर है कि वो किस दल को चुनते हैं। अभी तक लगभग 15 वर्षों से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में जनता ने चुन रखा था, लेकिन इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुना। तो किसने चुना? जनता ने वोट दिया, वहां के लोगों ने वोट दिया। तो निश्चित रूप से ये लोगों पर है कि वो कौन सी राजनीतिक पार्टी को चुन करके और सत्ता में लाते हैं। अगला है गठबंधन सरकार। ये भी देखो, गठबंधन सरकार आपने पढ़ा होगा, आपको 8 में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। गठबंधन सरकार में क्या होता है ना कि जब लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और सरकार बनाने के लिए जितनी सीटों की आवश्यकता है, ठीक है, मिनिमम कम से कम 51% सीट चाहिए होता है, 50% से अधिक। तो जितनी सीटों की आवश्यकता है, अगर उतनी सीट किसी एक पार्टी को नहीं मिले तो वो दूसरी पार्टी के साथ मिल करके, आपस में एक दूसरे के साथ मिल के, जैसे कि ऐसा समझो, पार्टी ए, पार्टी बी, सी और डी, 4 पार्टियों के बीच चुनाव हुए और कुल 100 सीटें हैं। ए को मिली 25 सीटें, बी को मिली 30 सीटें, सी को मिली 15 सीटें और डी को मिली 45। एक मिनट, ऐसे समझिए फिर से, ए बी सी डी मैं थोड़ी सी ये हो गई। 100 सीटें हैं कुल। अब इसमें से ऐसे समझिए, ये 25 मिली, इनको मिली 20, इनको मिल गए ये 30 सीटें और इनको मिल गई 25 सीटें। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या देख रहे हो, किसी को भी 100 है तो इसमें से कम 51 सीट मिलनी चाहिए, तब जाके कोई पार्टी सरकार बना सकती है। बट यहां आप क्या देख रहे हो, किसी को भी 51 सीटें नहीं मिली हैं। अब ऐसे में आप ये देखो कि अगर ये बी और सी, चूंकि बी को सबसे ज्यादा सीट मिली है लेकिन इनके पास भी 51 नहीं है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सी से संपर्क किया और बी और सी मिलके कितने हो गए, 55। अब ये सरकार बनाने योग्य हैं, तो ये दोनों मिलकर के गठबंधन सरकार बनाएंगे और इसी को हम कहते हैं गठबंधन सरकार या कोलिजन गवर्नमेंट, है ना। इसमें हमने क्या देखा कि हालांकि ज्यादा सीटें मिली हैं बी को, लेकिन इनके साथ साथ इन्होंने सी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। तो ये दोनों पार्टियां आपस में पावर शेयर कर रही हैं। सत्ता की जो शक्ति होती है, शासन करने की जो शक्ति होती है, शासन करने का जो दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है, उसको ये साझा कर रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या देखा कि गठबंधन सरकार आने से भी एक साथ अनेक दलों को सत्ता में आने का मौका मिलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दबाव समूह। शायद ये शब्द आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, थोड़ा पॉलिटिकल टर्म है, इसको समझिएगा। दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाकर अपनी बात मनवाते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है, ऐसे समझो, मान लो कि किसी देश में, जैसे आपने श्रीलंका का एग्जांपल लिया, श्रीलंका में सिंहला लोगों की सरकार है और तमिल लोगों ने अपनी डिमांड मनवाने के लिए समूह बनाया, जैसे लिट्टे बनाया, और तमिल चाह रहे हैं कि हमारी बातों को माना जाए। सरकार मान नहीं रही है, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है।
अब जो समूह बनाया है, जो ग्रुप बनाया है, वो दबाव डालते हैं कि नहीं आपको मानना पड़ेगा बात हमारी, आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, 10 तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वो तमिलों का समूह क्या रोल प्ले कर रहा है? दबाव समूह का। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ वर्ष पहले हमारे यहाँ कृषि कानून आए थे, पढ़िएगा इसके विषय में। जब कृषि कानून आए थे तो उस समय किसान आंदोलन हुआ, किसानों का समूह गया दिल्ली, वहां जाके उन्होंने आंदोलन किया, इस कानून को वापस लेने की बात की, बहुत तरीके की बातें आई, संवैधानिक बातें आई, बहुत सारी बातें आई, और अंततः इस कानून को सरकार ने वापस लिया, इसके कुछ प्रावधानों को वापस लिया। यहां पर वो किसानों का जो समूह है वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है? दबाव समूह का, जिसका काम है सरकार पर दबाव बना करके अपनी मांगे मनवाने का। आगे चलते हैं। इसके अलावा वे विभिन्न माध्यमों से सरकार पर दबाव बनाते हैं और अपने अनुसार सरकारी नीतियां बनवाते हैं। ये काम होते हैं दबाव समूह के। इस तरह से हमने क्या देखा बच्चों की राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच में भी सत्ता की साझेदारी की जाती है। यहां तक हमने ये पढ़ लिया कि सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब हम चैप्टर के दूसरे हिस्से में चलेंगे, क्योंकि अभी तक हम केवल सत्ता की साझेदारी के विषय में पढ़ रहे थे। जब हम इस अध्याय के दूसरे भाग में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे सामाजिक विभाजन। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है सामाजिक विभाजन। अब देखो सामाजिक क्या है? सामाजिक यानी समाज, समाज से जुड़ा, और विभाजन बंटना, विभाजित होना, बंट जाना, है ना। तो जब सामाजिक विभाजन में हम आएंगे तो हम जानते हैं कि भारत में सामाजिक विभाजन किस तरह से होता है। भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भारत में सामाजिक विभाजन होता है। इसको ऐसे समझो, दो शब्द हैं, आगे भी हम जानेंगे, विविधता और विभाजन। विविधता जब होती है तो भिन्नता होती है, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन जब उस अलग अलग तरह के लोग अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं ना, तो वो विभाजन कहा जाता है। इसको अच्छे से समझते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका में नस्ल या रंग के आधार पर यह विभाजन होता है। याद होगा आपको, पिछले वर्ष आपने पढ़ा था कि दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार से रंगभेद की नीति अपनाई जाती थी। रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता था। व्हाइट लोगों के लिए और ब्लैक लोगों के लिए अलग अलग, इवन बाथरूम तक अलग अलग बनाए जाते थे, ट्रक अलग बनाए जाते थे, चर्च अलग बनाए जाते थे, बसेस अलग होती थी, एरियाज अलग होते थे। तो अमेरिका में नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव होता है, सामाजिक विभाजन होता है। वैसे ही श्रीलंका में हमने देखा भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भी, और बेल्जियम में भी हमने भाषा के आधार पर देखा था। अब देखो सामाजिक विभाजन और सामाजिक भेदभाव और विविधता की उत्पत्ति, आखिर ये कैसे विभाजन होता है, भेदभाव कैसे होता है, विविधता कैसे होती है, समाज में विविधता आती कैसे है। तो मैं फिर से उदाहरण दूंगी। आप जो यहाँ बैठे हो बच्चों सब लोग, मुझे ये बताओ, क्या आप सभी एक ही परिवार से आते हो? क्या आप सभी का घर एक ही मोहल्ले में है? क्या आप सारे लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? क्या आज आप सभी लोग एक जैसा भोजन करके आए हैं? शाम को जाकर के घर पे एक जैसा भोजन करेंगे, एक जैसा डिनर करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। यहीं से उत्पत्ति होती है विविधता की, है ना। अगर हम विशेष रूप से बात करें तो व्यक्ति किस समुदाय में जन्म लेगा या किस जाति में जन्म लेगा, ये उसके बस की बात नहीं है। क्या ये मेरे बस में था कि मैं एक लड़की बन के इस दुनिया में आऊं? क्या आपके बस में था कि आप लड़का या लड़की बन के आए? क्या आपके बस में था कि आप कौन से धर्म में, कौन सी जाति में और कौन से समुदाय में जन्म लें? बिल्कुल नहीं। जब हम होश संभालते हैं, जब हम ये पढ़ाइयाँ करते हैं, जब हमारे घर के बड़े, हमारे आसपास के माहौल को हम देखते हैं, तब हमें ये ज्ञात होता है कि हम किस समुदाय में, किस जाति में, किस धर्म में, या किस जगह पे, हम किस भाषा के लोगों में हमने जन्म लिया है। क्योंकि कोई व्यक्ति जन्म के कारण ही किसी भी समुदाय का सदस्य बन जाता है। ये अगर मैं एक हिंदू हूं तो मैं हिंदू क्यों हूं? इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहती थी, इसलिए क्योंकि मेरा जन्म हिंदू समुदाय में हुआ है, मेरा जन्म सनातन धर्म के परिवार में हुआ है, इसलिए मैं हिंदू हूं।
किसी हमारे इस्लाम मानने वाले भाई का जन्म अगर इस्लाम के परिवार में हुआ है इसलिए वो इस्लाम है ना। तो किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं है कि वो जाति या समुदाय का चयन खुद से कर सके। सभी सामाजिक विभाजन समान नहीं होते, ये भी समझिए। पैदा मैं हो गई, एक लड़की के रूप में पैदा हुई, हिंदू परिवार में पैदा हुई, जिस जाति में परिवार में पैदा हुई, ये सभी एक जैसे नहीं है, क्योंकि कई बार लोग स्वेच्छा से धर्म, आस्था, पेशा अथवा समुदाय परिवर्तन कर लेते हैं। इसको समझिएगा। आप जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं वह धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे संविधान में ऐसे कई प्रावधान दिए गए हैं जिसके अनुसार हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। हम अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उस परम शक्ति को याद कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। ये सब कुछ हमें स्वतंत्रता हमारे संविधान ने दी हुई है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, आस्था परिवर्तन हो जाता है। आज मैं शिक्षक हूं, हो सकता है कि आने वाले समय में मैं आपको किसी और पद पे मिलूं, या आज से 5 साल पहले मैं किसी और काम में थी। ठीक है, तो पेशा को भी, अपने पेशे को, कोई व्यक्ति आज किसान है लेकिन उसने कल को व्यापार शुरू कर दिया, उद्योग लगा लिया, तो वो उद्योगपति बन गया और आज वो किसान था, तो पेशा भी परिवर्तन कर सकते हैं। अथवा समुदाय, भाषाई समुदाय, मान लीजिए मैं आज फ्रेंच बोलती हूँ, फ्रेंच स्पीकर हूँ, मैंने डच सीख लिया, मैंने डच बोलना शुरू कर दिया, तो मैं डच समुदाय में आ गई। तो इस प्रकार से सभी विभाजन एक समान नहीं होते, कुछ सामाजिक विभाजन हम अपनी इच्छा के अनुसार से परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सामाजिक विभिन्नता, विभिन्नता इनफैक्ट विविधता को कहते हैं बच्चों, और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले 1-2 वाक्यों में इसको बताया भी था कि सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभिन्नता में अंतर क्या है, इसको समझिएगा। देखो बच्चों, विविधता क्या होती है, जब हम अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर के होते हैं, जैसे भारत, कहते हैं ना विविधता में एकता भारत की सुंदरता है, भारत की विविधता इसकी समृद्धि है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि इस एक देश में आप जिस कोने में जाओ आपको अलग संस्कृति, अलग भाषा, अलग त्योहार, अलग रहन सहन, अलग कपड़े पहनने का तरीका, अलग भोजन। आप पंजाब में जाइए, मक्के की रोटी सरसों का साग खा के आइए। आप दक्षिण की तरफ जाइए, इडली डोसा खाइए। आप कश्मीर में जाइए तो आपको गोश्त तवा खाने को मिलेगा। आप बिहार में आइए तो आप लिट्टी चोखा खाइए। पंजाब में जाइए तो वहां पे आपने मक्के की रोटी खाई, आप छोले भटूरे भी खाइए वहां पे। मेरे कहने का मतलब कि हम जिस देश में रहते हैं उसमें इतना सारा कल्चर है, इतनी विविधता है, और यही हमारे देश को धनी बनाती है। तो सामाजिक विविधता जो होती है ना, वो सकारात्मक होती है और वो प्राकृतिक होती है ना, वो बहुत नेचुरल सी चीज है। आप देखिए कि आपके घर में अगर 4 लोग हैं, 4 सदस्य हैं, क्या चारों एक जैसे हैं? क्या चारों की सोच एक जैसी है? क्या ये चारों किसी भी परिस्थिति में पड़ने पर समान निर्णय लेंगे? अगर किसी समय पूछा जाए कि इस पार्टी में हमें सेटअप करना है, तो चारों अपने अपने हिसाब से अलग अलग राय देंगे। इधर टेबल लगा लो, इधर बैलून लगा लो, इधर पोस्टर लगा लो। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है कि विविधता तो होती ही है, सोच में विविधता होती है, हमारे रहन सहन में, हमारे तौर तरीकों में विविधता बहुत ही नेचुरल है। तो विविधता हमेशा सकारात्मक होती है और प्राकृतिक होती है। लेकिन यही विभाजन की बात करें तो जब इसी विविधता के कारण समाज अलग अलग समूहों में बंटने लगता है, तो यहां से शुरुआत होती है विभाजन की। क्यों? क्योंकि विविध तो था, हम अलग अलग थे। मैं हिंदी बोलती हूँ, वो अंग्रेजी बोलता है, वो उर्दू बोल रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, और हम मिलजुल के रह रहे हैं। तो ये विविधता है, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन हमने समूह बना लिए, हिंदी भाषी समूह, अंग्रेजी भाषी समूह, तमिल भाषी, तेलुगु भाषी, और हम एक दूसरे का सम्मान भी नहीं कर रहे, एक दूसरे को विरोधी मान रहे हैं। तो क्या हो जाता है फिर? यहां से शुरुआत होती है सामाजिक विभाजन की। ये कई बार नकारात्मक भी होता है और संघर्षपूर्ण भी होता है।
आप देखिए बेल्जियम के उदाहरण में ही अलग अलग थे। श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में तो संघर्ष हो गया, गृहयुद्ध हो गया, कितने लोगों को जान माल की क्षति का सामना करना पड़ा। आज के समय में भी देश में, विदेश में, पूरे विश्व में इस तरह के विभाजनों का सामना करना पड़ रहा है मानव समाज को। नेक्स्ट देखेंगे विविधता में, तो समाज को समृद्ध और रंग बिरंगा बनाती है विविधता। आप सोच के देखिए कि आपकी थाली में भोजन है, दाल, चावल, सलाद, पापड़, अचार, चटनी, 2-3 तरह के सब्जियां, तो आपकी थाली विविध है, उसमें बहुत बहुत तरह के व्यंजन है, वो आपकी थाली को रिच बनाता है, बैलेंस डाइट है, हर तरह का व्यंजन है उसमें, उसमें मीठा भी है, उसमें दही भी है, उसमें पापड़ भी है, उसमें तीखापन भी है, उसमें मिठाई भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर इसी थाली को आप अलग अलग कर दो, किसी को सिर्फ दाल मिले, किसी को सिर्फ चावल, किसी को सिर्फ सब्जी, किसी को सिर्फ मीठा, तो क्या उसका भोजन परिपूर्ण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यही अंतर है विविधता में और विभाजन में। विविधता हमें रिच बनाती है, समृद्ध बनाती है, रंग बिरंगा बनाती है, जबकि विभाजन हमारे बीच में टकराव लाता है, अलगाव लाता है, हमें एक दूसरे से अलग करता है। फिर आगे देखेंगे, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है अनेकता में एकता, जो हमारे देश में कहा जाता है। हमारे देश में अनेकों संस्कृति हैं, लेकिन अंततः हम क्या हैं? भारतीय हैं। जब हम कहते हैं भारत माता की जय, तो हर मन में तरंग आती है। जब हम जनगण मन गाते हुए सभी सावधान होकर खड़े हो जाते हैं, तो लगता है कि बस इससे ज्यादा स्वाभिमान तो कभी आता ही नहीं है व्यक्ति में। एक छोटे बच्चे को देखिए, वो भी जनगण मन के समय वैसे ही खड़ा होता है। एक बुजुर्ग को देखिए, वो भी जनगण मन के समय उतने ही तन्मय होते हैं। कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति से लेकर कन्याकुमारी में रहने वाले व्यक्ति तक, सभी जब भारतीय तिरंगे को देखते हैं तो उनके अंदर राष्ट्रवाद हिलोरे मारता है। क्यों? यही है अनेकता में एकता। लेकिन जहां सामाजिक विभाजन होता है, तो वहां जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, सांप्रदायिकता के आधार पे लोग अलग होके बंटने लगते हैं। और जब अलग होके बंटने लगते हैं तो क्या होता है? एकता की कमी। बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगी वो कहानी जो आपने बचपन में सुनी होगी, कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनके 4 बच्चे थे और आपस में लड़ते रहते थे, तो कैसे उन्होंने लकड़ियों का बंडल मंगवाया और मंगवा के कहा अपने बच्चों को तोड़ने के लिए, उदाहरण देके सीख देना चाहते थे। वो लकड़ियों का बंडल कोई न तोड़ पाया, लेकिन जब उन लकड़ियों को खोलकर अलग अलग कर दिया गया, तो हर बच्चे ने आसानी से तोड़ दी। क्या उदाहरण था ये उदाहरण था कि अगर हम एक होकर रहेंगे तो हमें हराना, हमें नुकसान पहुंचाना कठिन होगा। लेकिन अगर हम अलगाव में रहेंगे, विभाजित रहेंगे, सामाजिक विभाजन के चक्कर में पड़ेंगे, तो हमें कोई भी व्यक्ति आसानी से हराकर नुकसान पहुंचाकर जा सकता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण था किस चीज का? सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन का। मेरे विचार से आपको बहुत अच्छे से दोनों में समझ आ गई होगी। फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स है, लिखिए, फिर बात करेंगे उस पर। अभी आगे चलते हैं। अब देखिए, विभेद कब विभाजन बन जाता है, ये तो आप समझ गए कि विविधता क्या है, विभाजन क्या है, लेकिन दोनों कब जुड़ जाते हैं, कैसे विविधता है और वो धीरे धीरे विभाजन बनते चली जाती है। जब कोई एक सामाजिक अंतर दूसरे अंतरों से ऊपर हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि वो विभाजन बन रहा है। अब मैं आप सोच के देखिए कि हम सभी तो अलग अलग हैं, लेकिन हमने अपनी जाति को ज्यादा महत्व दे दिया। हम अलग अलग परिवार से आ रहे हैं, लेकिन मैं इस जाति से हूं तो मैं ज्यादा अच्छी हूं या मैं श्रेष्ठ हूं। जहां ये भावना घर करती है ना, वहीं से शुरू हो जाता है सामाजिक विभाजन, और लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे अलग अलग समुदायों के हैं। यहीं से सामाजिक विभेद विभाजन का रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए, यदि एक विशेष जाति के लोग केवल गरीब हैं, तो जातिगत अंतर आर्थिक असमानता के साथ मिलकर एक विभाजन बन जाता है। अगर किसी एक जाति के लोग ही केवल किसी देश में, किसी राज्य में गरीब पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये मन में आने लगता है कि इस जाति के लोगों को समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, इस जाति के लोगों को गरीब बनाकर, पिछड़ा बना के रखा गया है। तो उनके मन में विद्वेष, उनके मन में विभाजन और अपने आप को दूसरों से अलग समझने की प्रवृत्ति घर करने लगती है। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व। इसको समझिएगा। अगर हम इसको समझ गए ना, तो सामाजिक विभाजन से संबंधित कोई प्रश्न आए, आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। और प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा।
कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिसकी वजह से सामाजिक विभाजन हो सकता है और सामाजिक विभाजन रुक सकता है, सामाजिक विभाजन खतरा बनने से रुक सकता है। ऐसे कौन से 3 तत्व हैं, आइए देखते हैं। पहला है लोगों की अपनी पहचान के प्रति धारणा। देखिए, अगर लोग अपनी पहचान को, हर व्यक्ति की अपनी पहचान है, हमारा नाम है, हम किस जगह से हैं, हम किस परिवार से हैं, हम किस राज्य से हैं, हम किस देश से हैं, हम किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, किस धर्म से हैं, ये सारी हमारी पहचान ही है। लेकिन जब हम अपनी राष्ट्रीय पहचान के साथ रहते हैं तो एकता बनी रहती है। मैं कहूं कि मैं आकांक्षा अनुभूति हूं और मैं एक भारतीय हूं। जैसे ही मैंने भारतीय कहा तो भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, वहीं से एकता की शुरुआत हो जाती है, वहीं से हम एक बराबर हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। लेकिन अगर वो स्वयं को अलग अथवा श्रेष्ठ मानने लगते हैं तो संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है। मैं कहूं कि मैं बिहारी हूं, सामने वाला कहे कि मैं मराठी हूं, कोई कहे कि मैं तमिल हूं, यहीं से एक दूसरे को, और मराठी कहे कि मैं बिहारियों से श्रेष्ठ हूं, पंजाबी कहे मैं हरियाणा वालों से ऊपर हूं, तो क्या होगा? यहीं से विभाजन का खतरा शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहचान अलग होने लगेगी, विभाजित होने लगेंगे, बंटवारा होने लगेगा, मानसिक बंटवारा होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक या धार्मिक पहचान को राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अब इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब हर समुदाय अपनी मांग, आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है घर में, कॉपी की, कलम की, किताब की, तो आप किससे मांगते हैं? पेरेंट्स से मांगते हैं अपने, है ना, माता पिता से, अभिभावकों से। जब आप उनसे मांगने जाते हैं तो वो आपकी जरूरत को जैसा जितना जरूरी है उसके हिसाब से पूरा करते हैं। हमें देश में किसी चीज की जरूरत होती है तो हम किसके पास जाएंगे, किससे मांगेंगे? सरकार से, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां किस पर है? पूरे देश की जिम्मेदारी सरकार पर है। ऐसे में जब सरकार या राजनीतिक दल किसी विशेष समुदाय की मांग को संवैधानिक तरीके से पूरा करते हैं, अब ये संवैधानिक क्या है? हमारा एक संविधान है जो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च कानून है, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, ना आप, ना मैं, ना किसी बड़े पद पर बैठा कोई व्यक्ति, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। फिर उस संविधान में हर चीज जो लिखी गई है सोच समझ के, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया कि आज 75, 76, 77 साल बीतने के बाद भी वो संविधान उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही शक्तिशाली है, उसके अनुसार जब किसी की मांग को माना जाता है, क्योंकि संविधान किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तो जब किसी समुदाय की मांग को सरकार संवैधानिक रूप से मांगती है तो यह विभाजन को नियंत्रित करता है, विभाजन होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि हमने संविधान के हिसाब से काम किया ना, हमने बिना दूसरे को नुकसान पहुंचाए इसको उसकी डिमांड के अनुसार दिया, उसको जो चाहिए था, जिसकी आवश्यकता है वो हमने दिया और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। इससे सामाजिक विभाजन नियंत्रित होता है। लेकिन अगर एक समुदाय की मांग दूसरे के विरुद्ध हो तो ये टकराव पैदा करती है। उदाहरण के लिए मैंने अपने पिता से मांगा कि मुझे 2 कॉपियां चाहिए, उन्होंने मुझे दे दिया, यार एक ही दी, 2 मांगी थी, 1 दी, चलो ठीक है। लेकिन अगर मैंने मांगा 1 चाहिए और मेरे भाई ने भी मांगा 1 चाहिए, और मैं कह रही हूं उसको नहीं देना है, उसका वाला भी मुझे दीजिए, उसको दिया तो मैं फाड़ दूंगी उसकी कॉपी, तो क्या हुआ? मेरी मांग उसके विरुद्ध है। मैं अपने लिए जिम्मेदार हूं ना, मैं दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपने लिए लाभ क्यों मांगू? किस अधिकार से मांगू, जबकि इस देश में सभी बराबर हैं। तो जहां ऐसी बात होती है कि एक समुदाय की मांग दूसरे समुदाय की मांग के विरुद्ध हो जाती है, नुकसान पहुंचाने वाली हो जाती है, यहीं से पैदा होता है टकराव। तो ये हमने क्या देखा? 2 निर्धारक तत्व, लोगों में अपनी पहचान के प्रति धारणा और सांस्कृतिक या धार्मिक पहचान को राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ये सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान ही क्यों कहा मैंने? क्योंकि संस्कृति के हिसाब से और धर्म के हिसाब से देखो टकराव कितना ज्यादा होता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हम अपने
जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनसे हटके एक दूसरे के विरुद्ध जाने लगते हैं, एक दूसरे का नुकसान चाहने लगते हैं, यहीं से टकराव पैदा होता है। और तीसरा है बच्चों, सरकार का रुख, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी मैंने क्या उदाहरण दिया, मैंने अपने पिता से कहा कि मेरे भाई को ना दो, मुझे कॉपी दो। अब यहां पर किसका रोल इंपॉर्टेंट है? मेरे पिताजी का, कि वो किस तरीके से इस परिस्थिति को नियंत्रित करते हैं। अगर वो मेरी इस अनुचित मांग को मान लेते हैं तो मेरे भाई के मन में मेरे लिए विद्वेष आएगा या नहीं आएगा? निश्चित रूप से आएगा। और यहीं से दिक्कत शुरू होगी। वो मुझे अपने आप से अलग समझेगा, कल को वो भी डिमांड करेगा तो मेरे नुकसान में करेगा। यही है कि सरकार की प्रतिक्रिया, चाहे मांग कुछ भी हो, सदैव निर्णायक होती है, असली होती है, निर्णय करने वाली होती है, और यही डिसाइड करती है कि हमारा समाज कैसा रहेगा। यदि सरकार सभी समूहों की उचित मांगों को मान लेती है तो सामाजिक विभाजन देश के लिए खतरा नहीं बनता है। ये बहुत जरूरी है कि सरकार उसी चीज को माने जो मांग उचित है, सही है। और यही तो लोकतंत्र है, यही तो सत्ता की साझेदारी है। आपको मैंने पहले भी बताया है, सत्ता की साझेदारी का अर्थ हुआ कि निर्णय लेने में हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित सोचा जाए, कि किसी निर्णय से किसी का अहित नहीं होना चाहिए। जब सरकार ये सोचेगी तो सामाजिक विभाजन देश के लिए खतरा नहीं बनेगा, बल्कि ये विभाजन की जगह विविधता ही रह जाएगा और देश की प्रगति में हमेशा सहायक होगा। आगे चलते हैं। अगली बार के लिए आप थोड़ा पढ़ के आए। हम पढ़ेंगे सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग विभेद के स्वरूप। ये देखो बच्चों, ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं, और इनकी समझ जितनी अच्छी होगी ना, परीक्षा में आप उतने अच्छे तरीके से अपनी भाषा में लिख पाओगे, है ना। जैसे आपसे आपका नाम पूछा जाए, आपका परिचय, आपसे कहा जाए अपने विषय में 5 वाक्य बोलो, आप आराम से बोल लोगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि यूनियन संघ के बारे में 5 वाक्य बोलो, आप नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि अपने विषय में आपकी समझ अच्छी है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अपने विषय में, अपने समाज के विषय में, अपने आसपास के विषय में और इस सब्जेक्ट में आपकी समझ बनाते हैं, मौलिक समझ बनाते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ के आइए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।